दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपने लोन के ईएमआई में डिफॉल्ट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और यहाँ पे आप अपने लोन के डिफॉल्ट को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है। क्योंकि यहाँ पे आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी बैंक से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेके भाग जाएंगे, उसमें डिफॉल्ट कर देंगे एंड वो आपको लोकेट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। डिजिटल चीज़ों की वजह से बैंक या तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए काफ़ी इजी हो गया है किसी भी कस्टमर को लोकेट करना। तो आप पैसे लेके भाग तो नहीं सकते हैं। और यहाँ पे किसी किसी सिचुएशंस में अगर आप एक विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि आपने कोई लोन लिया है एंड यहाँ पे आप जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, आपका मकसद सब फ्रॉड करना, तो उस केसेस में आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी फाइल हो सकता है। और यहाँ पे अगर आपके लोन का अमाउंट ज़्यादा है एंड यहाँ पे आप उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में भी जो बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक एंड आपके लोन का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अपने लोन का ईएमआई पे नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे होगा, आपके सिविल स्कोर पे होगा। यहाँ तक कि अगर आप अपने लोन का एक भी ईएमआई मिस करते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो 50 से लेकर 70 पॉइंट तक कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 2 ईएमआई मिस करेंगे, 3 मिस करेंगे, तो जैसे जैसे आप ईएमआई में डिफॉल्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो सिविल स्कोर है वो कम होते जाएगा एंड फ्यूचर में आपका जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बन जाएगा एंड यहाँ पे आगे चल के आपको लोन वगैरह मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगाया जाएगा। अब कितना पेनल्टी लगेगा, तो यहाँ पे जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ईएमआई बाकी है, जो भी आपको ईएमआई पे करना था, जो आपने उसमें डिफॉल्ट किया, वो जो भी आउटस्टैंडिंग ईएमआई बाकी है उसका अराउंड 1 से 2% पर मंथ आपको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। एंड ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा यहाँ पे आरबीआई के एक रूल्स के हिसाब से अगर आप अपने एक लोन में डिफॉल्ट करते हैं एंड अगर वो आपका जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है तो उस बैंक के अंदर आपका जो भी दूसरा कोई लोन होगा उसको भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका एक बैंक के अंदर एक पर्सनल लोन था और एक होम लोन था। आप अपने होम लोन का जो ईएमआई है वो टाइम टू टाइम पे कर रहे थे, लेकिन पर्सनल लोन का ईएमआई आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका जो पर्सनल लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। तो यहाँ पे भले ही आप अपने होम लोन का ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, फिर भी उसको भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्यूचर में लोन वगैरह मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी है जो आपको लो सिविल स्कोर पे भी लोन देता है। वो चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि आपसे ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप एक रिस्की कस्टमर बन जाते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आपसे ज्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी है जो भले ही आपका सिविल स्कोर लो है, आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये चीज आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप अपने लोन का ईएमआई पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। एंड ये बेसिकली लास्ट ऑप्शन है। डायरेक्टली कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी कस्टमर के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेते हैं। उसके पहले आपको काफ़ी ज़्यादा समय दिया जाएगा, आपको काफ़ी इंटीमेशंस वगैरह भी दिए जाएंगे। फिर भी अगर आप अपने लोन का ईएमआई पे नहीं करेंगे, बैंक का पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे लोन का अमाउंट कितना है। तो ये बेसिकली लास्ट ऑप्शन है और ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहता है कि वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले, लेकिन अगर लोन का अमाउंट ज्यादा है, उनको काफी लॉस होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। डिपेंड करता है। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोन डिफॉल्ट को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे सबसे पहला, आप चाहे तो अपने लोन को रीफाइनेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो पुराना लोन है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे है और अभी आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, तो जो भी बैंक, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, वहाँ पे आप चाहे तो अपने लोन को रीफाइनेंस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पे अगर आप उस बिल को पे नहीं कर पा रहे हैं, उस बिल में डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर आप उस बिल में डिफॉल्ट करेंगे तो इसके वजह से आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट होगा और आपको फ्यूचर में लोन वगैरह मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो इससे अच्छा यह है कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आउटस्टैंडिंग है, आप चाहे तो उसको पर्सनल लोन में रीफाइनेंस करवा सकते हैं और आराम से ईएमआई के थ्रू पैसा पे कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका कोई भी बिल वगैरह में डिफॉल्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो बजाज फिनसर्व का भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, जहाँ पे पर्सनल लोन के अंदर
आप चाहे तो बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी पर्सनल लोन ले सकते हैं, जहां पे आपका जो भी लोन का अप्रूवल अमाउंट होगा उसमें से जो आप एक्चुअल यूज करेंगे आपको सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो बजाज फिनसर्व का बैलेंस ट्रांसफर वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में सेकंड ऑप्शन ये है कि आपका जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आप चाहे तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उनको रीजन बता सकते हैं कि यहाँ पे आप लोन में क्यों डिफॉल्ट कर रहे हैं या तो क्यों डिफॉल्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको उनको आपका इंटेंशन शो करना है कि भले ही मैं लोन में डिफॉल्ट कर रहा हूं लेकिन मैं यहाँ पे आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। और यहाँ पे आप उनको क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो लोन का ईएमआई है उस ईएमआई को कम कर दिया जाए और यहाँ पे आपका जो लोन का टेनर है उसको बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे होगा ये कि आपको जो लोन है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका ईएमआई का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो आप आसानी से लोन को पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड रिक्वेस्ट आप उनको ये कर सकते हैं कि आपको कुछ समय के लिए ईएमआई फ्री पीरियड दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई 3 से 6 महीने का फाइनेंशियल इशू है जिसकी वजह से आप यहाँ पे लोन का पैसा पे नहीं कर पा रहे, तो आप उनको रीजन बता के उनसे ईएमआई फ्री पीरियड का भी डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंस्टीट्यूशंस, आपके साथ में उनका रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ईएमआई फ्री पीरियड देंगे कि नहीं देंगे। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ये है कि आप जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आप उनको वन टाइम सेटलमेंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये वन टाइम सेटलमेंट में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप उनको वन टाइम सेटलमेंट का रिक्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वन टाइम सेटलमेंट के ऊपर नहीं आता है। ये बेसिकली लास्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे होता यह है कि बैंक देखता है कि आप पैसा क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या रीजंस है, सारी चीज़ों को देखने के बाद में अगर उनको लगता है कि आपको वन टाइम सेटलमेंट का बेनिफिट दिया जाए तभी वो आपको बेनिफिट देंगे। और इस बेनिफिट में होगा ये कि जो भी आपका लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 लाख रुपया पे करना था तो यहाँ पे बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ऐसा कह सकता है कि आपके पास में 1 लाख रुपया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें 80,000 रुपया पे कर दीजिए, या तो कोई भी अमाउंट वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट का रिबेट मिलेगा, जो भी लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा और बाकी का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके बाद आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। तो इस तरीके से आप चाहे तो उनको वन टाइम सेटलमेंट का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और यहाँ पे आप अपने लोन के डिफॉल्ट को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।